दशक को पार कर चुके हैं, तीसरे दशक के प्रवेश द्वार पर हैं और ग्लोबलाइजेशन की हवा, वैश्वीकरण की हवा चारों तरफ से हमारे घर में भरी हुई है। और उस दौर में गांधी जी को याद करना, गांधी जी को विशेष अवसर पर याद करना विशेष महत्व रखता है। जबकि परिवर्तन का दौर अलग तरह से चल चुका है, गांधी जी के बहुत सारी बातें, गांधी जी के बहुत सारे विचार, गांधी जी के बहुत सारे आदर्श हमारे समय में अलग अलग रूपों में व्याख्या और आलोचना के विषय बन चुके हैं। उस दौर में इस तरह का कार्यक्रम अपना अलग मायना रखता है और इस कार्यक्रम में फिर से आप सबका स्वागत करते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले अपने कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा सर से आग्रह करूंगा कि आरंभिक वक्तव्य के रूप में चंद शब्द हमारे सामने रखें। सर। धन्यवाद अरविंद जी। आदरणीय प्रोफेसर अनिल राय जी आज के हमारे मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के, IQAC की संयोजिका डॉक्टर विनीता तुली, आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के संयोजक श्री दीपांकर, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्र जी, सभी सहयोगी मित्रों और प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज परिवार की तरफ से मैं प्रोफेसर अनिल राय जी का, जो कि हमारे अग्रज भी हैं, सीनियर भी हैं और मार्गदर्शक भी हैं, समय समय पर मेरा भी मार्गदर्शन करते हैं, उनका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और कि सर ने इस कार्यक्रम के लिए हमें समय दिया, अपना समय निकाला है और वो यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज हम उनका व्याख्यान सुनेंगे। जो आज का विषय है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, हिंदी साहित्य और महात्मा गांधी। आज जैसा कि अरविंद जी ने बताया और हम सब जानते हैं, 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, गांधी जी की जन्म तिथि है और पिछले साल आपने देखा हमने 150वीं जयंती उनकी मनाई। तो लेकिन मेरे सामने कई बार मैं सोचता हूँ इस संदर्भ में, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि गांधी जी और गांधी के विचार, गांधी का दर्शन एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य कद काठी का व्यक्ति किस तरह से एक धोती में, एक लंगोट में उसने देश को आज़ादी दिलाई और उस व्यक्ति ने किस तरह से अहिंसा, सत्याग्रह के रास्ते से भारत को चलना सिखाया और भारत को आज़ादी दिलाई। और साथ में उन्होंने जो एक समता मूलक समाज की अवधारणा या समाज के अंतिम जन तक या समाज के हाशिए पे भी जो लोग हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने और उनके लिए काम करने की जो अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की, बाद में उसी को अम्बेडकर ने और आगे बढ़ाया। क्या हम लोग आज भी जब हम गांधी जयंती मना रहे हैं, क्या आज भी जो स्वाधीनता आंदोलन के समय उनकी भूमिका थी, क्या आज भी हम उसी रूप में गांधी को देखते हैं या कहीं न कहीं गांधी के स्वरूप को बदलने की कोशिश हो रही है? गांधी अब प्रतीक मात्र रह गए हैं, गांधी केवल पोस्टर में या दीवारों पे चिपक के रह गए हैं या हमारे करेंसी में उनकी फोटो रह गई है, या हमारे भारतीय, क्योंकि गांधी एक हमारे देशी विचारक, हमारे देश के हैं, जिन्होंने पूरे विश्व को एक नया चिंतन, एक नया दर्शन, एक नया आयाम दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि गांधी वैश्विक होकर के हमारे गांवों से और हमारे विचार से, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे जीवन से निकल गए या निकल रहे हैं या उनको निकालने की कोशिश हो रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पे हमको जरूर सोचना चाहिए हर आदमी को। और गांधी ने जो भी बातें अपने जीवन के समय आज़ादी के आंदोलन के दरमियान कहीं, जो हथियार और औजार उन्होंने अपनाए, चाहे चरखा को लेकर के कहा या रचनात्मक कार्यक्रम को लेकर के कहा या आश्रम को लेकर के कहा या जो बुनियादी शिक्षा को लेकर के उन्होंने बात कही या साहित्य और भाषा को लेकर के जो उन्होंने सवाल खड़े किए या भारतीयता को लेकर के जो बात की या आध्यात्म को लेकर के बात किया, उसको कितने लोगों को उसकी सही समझ है? कितने लोग गांधी का साहित्य पढ़ते हैं और कितने लोग गांधी को सही तरीके से समझते हैं? तो ये गांधी पर एक, मैं समझता हूँ कि केवल उनके जन्मतिथि पर नहीं बल्कि पूरे वर्ष समय समय पर गांधी के विचार और दर्शन को लेकर के व्याख्यान आयोजित करने की आवश्यकता है, ताकि गांधी जिस मायने में गांधी थे, हैं और हमेशा रहेंगे,
वो समझ भारतीय जनता और जनमानस को बरकरार रहे, उसको कहीं इधर उधर भ्रमित न किया जाए, ये समझना बहुत जरूरी है आज के संदर्भ में। दूसरी बात कि स्वाधीनता आंदोलन और भाषा को लेकर के, चूंकि आज का वक्तव्य है हिंदी साहित्य को लेकर के और आजादी को लेकर के, हमारे आदरणीय अनिल राय सर बताएंगे, तो उसको भी एक पक्ष है, लेकिन बहुतेरे ऐसे पक्ष हैं जिसको समय समय पर हमको इस पर व्याख्यान करना चाहिए। और आप लोगों ने आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत गांधी जयंती के अवसर पर इस तरह का व्याख्यान रखा है, इसके लिए मैं आयोजकों को, आप सबको बधाई देता हूं। लेकिन साथ में यह आग्रह भी कि एक जो हमारे यहाँ गांधी स्टडी सर्किल है, वो पूरे साल गांधी के विचार, गांधी के दर्शन और गांधी के क्या मायने हैं, गांधी होना, क्या आज के समाज में भी गांधी होना संभव है, गांधी क्यों गांधी हो गए मोहनदास करमचंद, और किन अर्थों में वो गांधी हुए। कोई एक व्यक्ति जो बैरिस्ट्री कर रहा हो और वो छोड़ करके आकर के सामान्य सा जीवन बनते हुए वो कैसे सामान्य मनुष्य से संत बन गया और भारतीय जनमानस पर छा गया, और जो वर्षों की सदियों की जो गुलामी थी उससे उसने देश को आजाद कराया और एक वैश्विक एक समानता का ऐसा बीज बोया कि उसको लेकर के उसने पूरे विश्व को झकझोर दिया, और विश्व की वो तमाम शक्तियां या वो शक्ति सर्वमान शक्ति जिसके साम्राज्य में कभी अंधेरा नहीं होता था, उसको उसने चुनौती दे डाली और भारतीय जनमानस को उससे मुक्ति दिलाई। उसको उस मायने में समझने की आवश्यकता है, कहीं वो प्रतीक बन के या मूर्तियों में या तस्वीरों में न रह जाए। ये देखना हम लोगों को बुद्धिजीवियों का काम है, खास करके शिक्षा जगत से जो जुड़े लोग हैं, जो बौद्धिक लोग हैं और शिक्षा शैक्षणिक संस्थान हैं, उनको ये समझना पड़ेगा और इस बात को लेकर के समाज में जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पुनः आपका बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, आपने बहुत सही तरीके से विषय का एक तरह से प्रतिपादन कर दिया है। और गांधी, आज के समय में गांधी का महत्व और उनके प्रति जो हमारी गहरी चिंताएं हैं, जो हमारे गहरे सरोकार हो सकते हैं, और अगर उपेक्षा के किसी पदचिन्ह पर हम चल रहे हैं, उसकी तरफ आपने बहुत गंभीरता से इशारा किया। आपका पुनः धन्यवाद सर। मित्रों, गांधी जी और हिंदी साहित्य, विशेष रूप से हमारा विषय आज का इस रूप में जुड़ा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी को याद करना, और हिंदी साहित्य ने गांधी जी को कैसे लिया, कैसे देखा, कैसे वर्णन किया, या उनका प्रभाव किस रूप में ग्रहण किया, उस पर एक वक्तव्य हम सर का सुनेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि हिंदी साहित्य गांधी जी को पहली बार सन 1913 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी के माध्यम से उनकी एक कविता के द्वारा स्वीकार किया, जबकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे, अभी भारत आए नहीं, और उस तरह से प्रभावशाली तरीके से पूरे भारत पर नहीं छाए थे। फिर भी दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी का एक गहरा असर पूरे भारत पर पड़ रहा था, जिसे स्वीकारोक्ति और जिसका एक आलेख आप माखनलाल चतुर्वेदी की 1913 वाली कविता में देख सकते हैं। और उसके बाद तो फिर हिंदी साहित्य में, हिंदी कविता के क्षेत्र में विशेषकर गांधी जी का प्रभाव बहुत व्यापक तौर पर देखा गया। सोहनलाल द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, शिवमंगल सिंह सुमन से लेकर जैनेन्द्र प्रेमचंद आदि बहुत सारे रचनाकार हैं हिंदी के, जिन्होंने गांधी जी को व्यापक स्तर पर अपने साहित्य के माध्यम से, कहीं व्यक्ति आलेख के रूप में, तो कहीं उनके व्यापक विचारों को के सामाजिक प्रभाव को लेकर अपनी रचनाएं सामने रखी। तो इस रूप में गांधी का हिंदी साहित्य से एक व्यापक सरोकार रहा है। हिंदी लेखकों ने गांधी को बहुत गहराई के साथ देखा और समझा है, जानने और समझने की कोशिश भी की है। इस बड़े कैनवास पर बात करना एक दिन के व्याख्यान में संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आज के इस व्याख्यान के माध्यम से एक बार फिर से इस 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक की शुरुआत में एक बार फिर से बातचीत, बहस की शुरुआत हो, और उसके लिए हमने सर को आमंत्रित किया है। हिंदी का गांधी से एक विरोध का भी रिश्ता रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सत्याग्रह आंदोलन और अव्यापारी वर्ग करके एक बड़ा निबंध लिखा था, और उस बड़े निबंध में आचार्य शुक्ल ने जिस तरह से गांधी के असहयोग आंदोलन के टूल्स की गहरी आलोचना की है, आपको लगेगा कि आचार्य शुक्ल की दृष्टि से देखें तो हिंदी साहित्य किसी भी रूप में गांधी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन गांधी एक ऐसे शख्सियत हैं जिनको लेकर पक्ष वाले, विपक्ष वाले, हर तरह के लोग हमेशा से मौजूद रहे। खुद उनके साथ चलने वाले, जिन्ना से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर इवन
जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, विश्व कवि महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उनकी राजनीतिक और सामाजिक समझ से गहरी आपत्ति रखते थे और उनकी गहरी आलोचना करते थे। तो गांधी इस रूप में अद्भुत व्यक्तित्व रहे हैं जो अपने ही समय के लोगों द्वारा व्यापक स्तर पर स्वीकार किए गए और अपने ही समकक्षों के द्वारा गहरी आलोचना के भी शिकार। इन तमाम संदर्भों में आज के विषय पर हम सर का व्याख्यान सुनेंगे, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, हिंदी साहित्य और महात्मा गांधी। इससे पहले कि सर का व्याख्यान शुरू हो, मैं एक संक्षिप्त परिचय आप लोगों के सामने सर का रखना चाहूंगा। ये मेरे लिए गौरव की बात है। सर हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद की गरिमा बढ़ा रहे हैं। आपका शोध का क्षेत्र शोध और अध्ययन का क्षेत्र मध्यकालीन भक्ति साहित्य है, जिससे संबंधित कुछ किताबें आपकी अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें 4 पुस्तकों का मैं जिक्र करना चाहूंगा जो बहुचर्चित और बहुपठित हैं। उनमें निर्गुण काव्य में नारी, आदिकालीन हिंदी साहित्य अध्ययन की दिशाएं, निबंधों की दुनिया शिवपूजन सहाय, चीनी लोक कथाएं माओ के देश में। 2 पुस्तकें सर की शीघ्र प्रकाश्य हैं। सर के अब तक 15 से अधिक शोध आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। 70 से अधिक आलेखों की रचना सर कर चुके हैं। सर व्यस्तम प्रोफेसरों में से हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, खासकर हिंदी विभाग के। आप दिल्ली विश्वविद्यालय एवं भारत सरकार की कई संस्थाओं एवं समितियों में सदस्य, गवर्निंग बॉडी चेयरमैन, मेंबर, एक्सपर्ट एवं सलाहकार के रूप में निरंतर सेवा दे रहे हैं। आप विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में पीकिंग यूनिवर्सिटी चीन में अपनी सेवा दे चुके हैं। इस रूप में सर एक निरंतर व्यस्त प्रोफेसर के रूप में, व्यस्त विद्वान के रूप में हम सबके बीच मौजूद है और चर्चित और छात्रों के बीच लोकप्रिय प्रोफेसर के रूप में जाने जाते हैं। मैं सर का आज के इस कार्यक्रम में वक्तव्य के लिए फिर से स्वागत करता हूं और माइक उन्हें सौंपता हूं। सर। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्र जी। इस कार्यक्रम में आभासी मंत्र और अनुज प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा जी, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्र, इस आभासी मंच पर विद्यमान बहुत से मेरे मित्र, जिनमें मैं देख रहा हूं कि अरविंद सर, कॉल करता हूं सर को एक बार। हाँ बोलो ना सर को। अपना वीडियो ऑफ कर देंगे तो शायद आवाज आए। इसी तरह से मैं देख तो नहीं पा रहा हूं, लेकिन और प्रिय विद्यार्थी और हेलो, आवाज न आए तो मुझे बताना। जरूर सर, जरूर। हाँ, तो मैं फिर से आता हूं। जी सर। मेरे मित्र और अनुज प्रोफेसर ज्ञानतोष झा, प्राचार्य आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, और कार्यक्रम के संचालक
डॉक्टर अरविंद मिश्रा, मंच पर विद्यमान बहुत सारे मेरे मित्र, जिनमें डॉक्टर इंद्रजीत झा जी दिखाई पड़ रहे हैं, और मेरे बहुत से प्रिय मित्रों और छात्र छात्राओं, मैं थोड़ा सा असमंजस में भी था, क्योंकि इंटरनेट की बड़ी समस्या मेरे यहाँ है, और दुर्भाग्य से आज मध्य रात्रि में कोशिश की कि 11 बजे तक वो ठीक हो जाए, लेकिन अभी भी उसके कोई ठीक होने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। फिर हमने मोबाइल के माध्यम से, हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़ने की कोशिश की, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि उसमें भी परेशानी है, और असल में इसलिए जुड़ने की समस्या हो रही है। मैं समझता हूं कि अब मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही होगी, भले ही मैं दिखाई ना पड़ूं। जी। आवाज आ रही है अरविंद ना? जी सर, आवाज आ रही है, थोड़ी सी बीच में रुक जाती है। हाँ, ये नेट की बड़ी समस्या आप कर जी जी सर, जी सर। रही क्या? मैं तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें हम। हाँ, आवाज बीच बीच में रुक जाती है सर, आती है फिर रुक जाती है फिर आती है, इस तरह से। इसको क्या लैपटॉप से छोड़ करके मोबाइल से जुड़े क्या? शायद वो ज्यादा ठीक रहे सर। जी सर। अच्छा, वो ज्यादा ठीक रहेगा सर। तो मैं दोबारा जुड़ता हूँ। जी सर, जी सर, प्लीज सर। जी सर, बिल्कुल। सर मैं यही हूँ। असल में इंतजार में जो आपको सुनने की प्रतीक्षा में बैठा हूँ, आप करें, शुरू करें। नहीं, शुरू तो कर दें, लेकिन होता है ना कि ये इस तरह से व्यवधान होना। बढ़िया विषय अरविंद जी ने रखा है, और इसके 3 जो कंपोनेंट हैं, उससे विषय बहुत व्यापक है। मैं कोशिश करूंगा कि तीनों चीजें इसमें समेट लूं। हालांकि मुझे समय मिला नहीं कुछ तैयार करने के लिए, और लगातार व्यस्तता इतनी रही है कि कल भी अरविंद जी से बात हुई और मैंने बताया कि तैयारी बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो संचित ज्ञान है उसी के आधार पर मैं अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा। मित्रों, हिंदी साहित्य में स्वाधीनता आंदोलन को लेकर के बहुत गहरी संपृक्ति रही है, और जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, जिनकी जयंती आज पूरी दुनिया मना रही है, उनकी भी हमारे साहित्य से बहुत गहरा जुड़ाव रहा है। इसलिए जब हम हिंदी साहित्य पर बात करेंगे और आज़ादी पर बात करेंगे, स्वाधीनता आंदोलन पर बात करेंगे, तो उसमें गांधी न आए ये हो नहीं सकता। स्वाधीनता आंदोलन हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन था। मैं भक्ति आंदोलन के बाद जो सबसे बड़ा आंदोलन है इस देश में, स्वाधीनता आंदोलन को मानता हूं। और यह ऐसा आंदोलन था जिसने पूरे भारत को तो अपने परिकर में लिया ही,
दुनिया सर क्या आप वीडियो ऑफ करके देख सकते हैं, क्योंकि आवाज फिर से आपकी रुकने लगी है। इस आंदोलन की तरफ गई और इस आंदोलन को मैं समझता हूं कि वैश्विक बनाने में, तो ठीक है मैं वीडियो ऑफ करता हूं। अब क्या बेहतर है स्थिति? जी सर, जी सर। अरविंद, हाँ सर, अब मेरी आवाज आ रही है? अब ज्यादा बेहतर आवाज आ रही सर। ठीक है, मैं वीडियो ऑफ रखता हूं, जी सर। तो उससे आवाज बेहतर रहेगी मुझे लगता है कि। हाँ जी सर, उम्मीद कर। मित्रों, मैं ये कह रहा था कि स्वाधीनता आंदोलन और गांधी पूरी दुनिया में एक तरह से एक दूसरे के पर्याय हो गए थे। हमारे हिंदी साहित्य में भी जो स्वाधीनता आंदोलन है, बहुत जिसे कहते हैं कि इंसाइट के साथ कवियों ने उसे, रचनाकारों ने उसे अपने परिकर में लिया और ऐसी ऐसी रचनाएं लिखी जो हिंदुस्तान के, भारत के लोगों का कंठहार बन गई एक तरह से। और कहीं न कहीं वे गांधी से गहरे प्रभावित दिखाई पड़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती, जो उस समय भारत के लोगों का एक तरह से कंठहार थी, उसमें जो राष्ट्रवाद है और जो स्वाधीनता आंदोलन की जो इंसाइट है, उसको बड़ी गहराई के साथ व्यक्त किया। और भारत भारती में मैथिली शरण जी ने लिखा, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, नर पशु निरा और मृतक समान है। यही गौरव और यही अभिमान बल्कि मैं कहूंगा कि अस्मिता गांधी ने अपने सकर्मक व्यक्तित्व से दिलाया। इस समय आप देखेंगे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अनेक सम्मेलन हो रहे हैं, उनके मुख्य विषय क्या है? हिंसा, युद्ध, आतंकवाद, उपनिवेशवाद, अविश्वास, पलायन, जलवायु परिवर्तन, जल संकट, पर्यावरण प्रदूषण, जल, नभ और जमीन, सब पर कुछ न कुछ चिंता पूरी दुनिया में दिखाई पड़ रही है। और आश्चर्य की बात है कि लगभग प्रत्येक में कोई न कोई व्यक्ति गांधी जी को जरूर याद करता है। ऐसा लग रहा है कि आज की जो कठिन परिस्थितियां हैं, उसमें मानवीय प्रयासों से मनुष्य और प्रकृति के बीच की जो कड़ी है, उसको
पुनर्जीवित करने की जरूरत महसूस की जा रही है। गांधी जी के विचारों को उनके जीवन काल में भी चुनौती मिली और उसकी बहुतायत स्वीकृति भी देश में नहीं विदेश में भी मिली। गांधी ने 40 वर्ष की अवस्था में हिंद स्वराज लिखा था और वह छोटी सी पुस्तिका गांधी की जो दूरदृष्टि थी और जो उनकी वैश्विक दृष्टि थी उसकी पहचान एक तरह से हिंद स्वराज में देखने को मिलती है। और जो असली भारत है उस असली भारत के समक्ष जिस तरह की समस्याएं थीं उस तरह की समस्याओं का समाधान करने की, उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश गांधी अपने हिसाब से करते हैं। हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा था, वे कहते हैं विद इन कोट्स, मेरी पक्की राय है कि हिंदुस्तान अंग्रेजों से नहीं बल्कि आज कल की सभ्यता से कुचला जा रहा है। उसकी चपेट में वह फंस गया है। उसमें से बचने का अभी भी उपाय है, लेकिन दिन ब दिन समय बीतता चला जा रहा है। और उन समस्याओं से जूझते हुए गांधी ने भी कहा, वे कहते हैं कि मैं मानता हूं कि जो सभ्यता हिंदुस्तान ने दिखाई है, इस सभ्यता को पाने में दुनिया में कोई नहीं पहुंच सकता। मित्रों, गांधी वही बात कह रहे हैं जो 5000 साल पहले व्यास ने कहा था, यन्न भारते तन्न भारते। जो कुछ भी इस महाभारत में है वो दुनिया में है, और जो इस महा ब्रैकेट में भारत कह रहा हूं में है, वो अगर वहां वो नहीं है तो वो फिर कहीं नहीं है। क्योंकि इसके तर्क देते हैं गांधी के अपने तर्क हैं। वे कहते हैं कि जो बीज हमारे पुरखों ने बोए हैं उनकी बराबरी कर सकें, ऐसी चीज दुनिया के और देशों में देखने को नहीं मिलती। रोम मिट्टी में मिल गया, ग्रीस का केवल नाम रह गया, मिस्र की बादशाहत चली गई, जापान पश्चिम के शिकंजे में फंस गया।
और चीन का कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, ये उस समय गांधी ने ये बात कही थी। गांधी ने बताया, अभी अरविंद जी ने बताया कि मैं 2.5 वर्ष तक पेकिंग विश्वविद्यालय बीजिंग में विजिटिंग प्रोफेसर रहा, और किस तरह से मैंने वहां महसूस किया कि जो चीन है, अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो सभ्यता है, अपना जो कल्चर है, उसको बचाने के लिए कैसे तत्पर है, और उसको बचाने के लिए और किस किस तरह के हथकंडे अपना रहा है। उनको चिंता है कि हमारा देश अब अमेरिकी संस्कृति से जूझ रहा है। इसीलिए उन्होंने जो टेक्नोलॉजी है उस पर भी अपना नियंत्रण कर लिया है, और चीन के लोगों को गूगल से नहीं जुड़ने देते। सर्च इंजन भी उनका अपना है, चीनी भाषा में है, जिसको वो पैडू कहते हैं, क्योंकि वहां ब का उच्चारण प की तरह से होता है। तो जो बैडू है सर्च इंजन उनका, वो गूगल को नहीं चलने देता। तो ये समस्या उनके यहाँ तब से है जिसकी बात गांधी जी कह रहे हैं। लेकिन हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष अपनी संस्कृति पर अडिग है। गांधी जी कहते हैं कि लेकिन गिरा टूटा जैसा भी है, हिंदुस्तान आज भी अपनी बुनियाद में मजबूत है। ये जो बुनियाद हमारी है, ये हमारी मिश्र संस्कृति की बुनियाद है, ये हमारी गंगा जमुनी संस्कृति की बुनियाद है। इसलिए हिंदुस्तान मजबूत है। हिंद स्वराज के माध्यम से जिस स्वराज की बात गांधी करते हैं, उस स्वराज में गांधी का स्वराज जो है वह अपने ऊपर शासन का स्वराज है। इसीलिए गांधी स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं करते हैं, स्वराज का प्रयोग करते हैं। और उस समय जिस विदेशी शासन से मुक्त होने की बात गांधी करते हैं, उसमें गांधी ने लोगों से कहा कि यह विदेशी शासन से आजादी पाना कठिन है, कठिन चुनौती है, लेकिन इसके रास्ते चुनौती से भरे हुए हैं, लेकिन मुश्किल नहीं है। इसलिए हमें सबसे बड़ी जो चुनौती है, अपना शासन, स्वशासन, उसको बहुत मजबूत बनाने की जरूरत है। मित्रों, आपको याद होगा कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको सलाह दी कि आप भारत का भ्रमण कीजिए, और भारत भ्रमण के माध्यम से आप इस देश की जो मनीषा है, आप देश की जो जनता है,
उसके जो कष्ट हैं उसको समझ सकते हैं। और पूरे स्वाधीनता आंदोलन में आप देखेंगे कि गांधी जी पैदल मार्च करते, गोखले के परामर्श पर उन्होंने पूरे भारत का एक तरह से भ्रमण किया और देश की जो समझ है वे निरंतर विकसित करते गए। और इस विकसित समझ के बाद उन्होंने यंग इंडिया में लिखा 1929 में कि हमारे देश की विशालता और हमारी भूमि की स्थिति तथा आबो हवा मेरी राय में मानो यह तय कर दिया है कि उसकी सभ्यता ग्राम सभ्यता ही होगी। उसके दोष तो मशहूर हैं, लेकिन उनमें कोई ऐसा नहीं है जिसका इलाज न हो सकता हो। मित्रों, उस समय देश की आबादी 30 करोड़ थी। उतनी बड़ी आबादी के लिए उस समय यदि कोई विकल्प था तो ग्राम स्वराज ही था। इसीलिए आप देखेंगे हमारे देश के बारे में कहा जाता है कि यह धर्म प्राण देश है और गांवों का देश। जिस महानगर दिल्ली में हम लोग रहते हैं, आप जरा तथ्य इकट्ठा कीजिए कि इसके बीच में कितने गांव हैं। भारत की राजधानी भी गांव से मुक्त नहीं है। लेकिन इन गांवों का विकास किस रूप में हुआ है और सुदूर राजधानी से दूर जो दिल्ली के गांव हैं, उन गांवों का विकास कैसे हुआ है, उसको भी देखने की जरूरत है। मुझे याद है मित्रों, मैं जिस प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, आज वो ढह मिला गया है। उसके स्थान पर गांव में मॉन्टेसरी और पब्लिक स्कूल्स आ गए हैं। आप कल्पना कीजिए कि इन स्कूलों में जिस ग्रामोदय और जिस अंत्योदय की बात गांधी करते हैं, उसमें कौन जाता है। अभी कुछ वर्ष पूर्व मैं जिस इंटर कॉलेज में पढ़ता था, उस इंटर कॉलेज को मैं देखने गया। पता चला कि वहाँ जो विद्यार्थी हैं उनमें 90% संख्या अवर्ण लोगों के बच्चों की है। जो खाता पीता परिवार है, उसके बच्चे उन मॉन्टेसरी और पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हमारी जो नई शिक्षा नीति है, उसमें हम अपनी मातृभाषाओं को ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं। समय तय करेगा कि ये हमारी मातृभाषाएं कितना ऊपर उठेंगी, कहाँ जाएंगी, और जिस अंग्रेजी के आतंक से हम लोग
परेशान हैं, उसमें हमारी इन भाषाओं का क्या स्थान होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ अच्छा हो, लेकिन कितना अच्छा होगा, क्या अच्छा होगा, ये समय के गर्भ में है। गांधी ऐसे एक्टिविस्ट भी मैं कहूंगा, उनको चिंतक भी कहूंगा, उनको राजनीतिज्ञ भी कहूंगा, बहुत से चीजों की मिली हुई जो अगर कोई मूर्त रूप दिखाई पड़ती है तो वो गांधी। लगता नहीं है कि इतना बड़ा व्यक्तित्व आश्चर्य होता है गांधी के व्यक्तित्व को देख करके। कि ऐसा महामानव क्या हो सकता है। जो केवल अपने ही देश की नहीं बल्कि दुनिया की चिंता करता है, और किन किन फ्रंट्स पर, किन किन बिंदुओं पर वो टकराता है, व्यक्तित्व के कितने आयाम हैं, उन सभी आयामों पर चर्चा होती रही है, लोग कर रहे हैं। अब एक छोटे से व्याख्यान में तो उन पर विचार नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोगों का जो विषय है वो वैसे ही बहुत फैला हुआ है। मैंने पहले ही आपसे कहा कि उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, और कोशिश हमारी यही होगी कि हम उन कंपोनेंट्स को एक समग्र रूप से जोड़ सकें। मैं गांधी का जो कंट्रीब्यूशन है, चूंकि आज गांधी जयंती है तो उस पर बात करूंगा। इसके बाद फिर जो हिंदी साहित्य है उसमें कैसे गांधी आते हैं, और तो स्वाधीनता आंदोलन की जो व्याप्ति है वो कैसे हिंदी साहित्य को प्रभावित करती है, उस मुद्दे पर मैं आऊंगा। मित्रों, आप देखेंगे कि गांधी जी अपने चिंतन में, अपने व्यवहार में, अपनी सोच में बहुत से लोगों के प्रभाव में भी आते हैं, बहुत से लोगों को प्रभावित भी करते हैं। और वे सबसे बड़ी बात है कि एक विश्व नेता के रूप में इसलिए उभर के आते हैं कि दुनिया में जितनी चिंताएं हो सकती हैं उन चिंताओं से वो टकराते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि देखिए कि गांधी जिस स्वाधीनता आंदोलन को लेकर के चिंतित हैं, उसके लिए वे कौन से टूल्स अपनाते हैं, कौन से औजार अपनाते हैं। सबसे बड़ा जो औजार है गांधी के पास वो सत्य का और अहिंसा का है। अभी अभी आप एक देश में देख रहे हैं किस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं, और आतंक के आधार पर जिस तरह का साम्राज्य कायम होता है,
उसकी निर्मित कैसी होती है। हमारे पड़ोसी देश के पड़ोस में जो दूसरा देश है अफगानिस्तान, जिससे पूरी दुनिया एक तरह से परेशान है, वो आपको दिखाई पड़ सकता है। और चूंकि ऐसा नहीं है कि विश्व के किसी कोने में कुछ चीज हो और उसका प्रभाव औरों पर न पड़े, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए वो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। दूसरा ये भी आप देखेंगे कैसे एक दूसरे को कैसे नोचा जाए, खसोटा जाए, उसके संसाधनों का कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसको भी लेके कोहराम मचा हुआ है। दूसरी बात, ये शीत युद्धों का समय है। गांधी आप देखते हैं 1920 के आंदोलन में, और जब चौरी चौरा कांड होता है तो चौरी चौरा कांड एक तरह से हिंसक आंदोलन का रूप लेता है। और जो आंदोलन इतने पीक पर था, हिंसा के विरुद्ध रहने वाले गांधी पीछे हटते हैं। गांधी जी के इस निर्णय का बहुत विरोध हुआ। जनता एक तरह से हतप्रभ थी, क्योंकि उस समय तक बहुसंख्यक हमारे जो स्वाधीनता आंदोलन के नेता थे, वे आंदोलन को चलाने के पक्ष में थे। लेकिन गांधी जी अपने विचारों पर, अपने विचार दर्शन पर दृढ़ थे। उनके लिए साध्य महत्वपूर्ण नहीं था, साधन महत्वपूर्ण था। और वहां भी वे नए प्रयोग करते हैं। राम और कृष्ण के देश में सदियों से जो साध्य और साधन का प्रचलित रूप था, उसको वो नया आयाम देते हैं। हम जानते हैं कि रामायण के राम और महाभारत के कृष्ण भी क्रमशः रावण और कौरवों से संभावित युद्ध यानी हिंसा को टालने का यथासंभव प्रयास करते हैं। लेकिन जब साध्य असफल होता दिखता है तो वे अंततः युद्ध में सन्नद्ध होते हैं। राम कहते हैं कि विनय न मानव जलद जड़, विनय से काम नहीं चलता है। लेकिन गांधी इसके विपरीत जाते हैं। हालांकि गांधी राम को छोड़ते नहीं हैं, मृत्यु पर्यंत वो राम को याद करते हैं। और आप याद कीजिए कि जब गांधी का अंत होता है तो वो राम को ही याद करते हैं, हे राम। लेकिन हिंसा का रास्ता गांधी का रास्ता नहीं है। राष्ट्रीय और बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य को भी वे हिंसात्मक साधनों के माध्यम से नहीं स्वीकार कर सकते थे। वे इसके विरुद्ध आजीवन रहे। वे अक्सर कहते हैं कि अपवित्र साधनों के माध्यम से हम बड़े से बड़े लक्ष्य को नहीं स्वीकार कर सकते।
इसीलिए मित्रों वे हिंसा का विरोध आजीवन करते रहे, मरते दम तक करते रहे। और ऐसे गांधी को इस सिद्धांत ने भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में 20वीं शताब्दी का अनूठा महापुरुष बनाया। आपको याद होगा कि असहयोग आंदोलन स्थगित होने पर देश में बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हुई, असमंजस का माहौल बन गया। आम जनता में निराशा, हताशा, कुंठा पैदा हुई, तो दूसरी तरफ आंदोलनकारियों के उग्र धड़े उभर कर सामने आए। 1920 और 30 के दशक के बीच में जो भारतीय राजनीति थी, इंद्रजीत जी तो बेहतर जानते हैं कि इस समय भारतीय राजनीति भविष्य की राह खोजने लगी थी। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए मित्रों, ये दूसरे और तीसरे दशक के बीच ही 1919 में जलियांवाला बाग जैसा जघन्य नरसंहार हुआ। इसके बावजूद गांधी अहिंसा के अपने विचार पर अडिग रहते, उन्हें अहिंसा में आस्था थी। तीसरे दशक में लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज से मृत्यु हुई। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे देशभक्तों के दमन के बावजूद गांधी अपने सिद्धांत से टस से मस नहीं हुए। और चौथे दशक में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। 5वें दशक में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और इस आंदोलन से लेकर देश विभाजन तक मरते दम तक गांधी अपने सिद्धांतों से पूरी तरह से जुड़े रहे। गांधी का जीवन दर्शन और उनका लक्ष्य केवल सत्याग्रह और देश की आजादी तक ही सीमित नहीं था। भारत आने के बाद ही गांधी जी ने महसूस कर लिया था कि केवल आजादी, केवल स्वतंत्रता ही इस देश की समस्या नहीं है। यह देश, भारतीय समाज अनेक तरह की संकीर्णताओं से परिबद्ध है, उसे घिरा हुआ है, उसके जाल में फंसा हुआ है, जिसमें अशिक्षा, गरीबी, धार्मिक कुप्रथाएं, समता की समस्या मानव समाज को अनिवार्य रूप से बांटने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि गांधी जिस अंत्योदय और वो सर्वोदय की बात करते हैं, उस अंत्योदय और सर्वोदय की चेतना उसमें, उनमें अंत तक विद्यमान है। आपको मालूम है कि गांधी जी 3 पत्र निकालते हैं
यंग इंडिया, नवजीवन, और बाद में उसको हिंदी नवजीवन कर दिया। और जीवन भर वे अस्पृश्यता, अछूतोद्धार, इन सब चीजों से लड़ते रहे। मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य में गहरे रूप से अगर प्रभावित थे महात्मा गांधी, तो वो कबीर और तुलसी से प्रभावित थे। याद कीजिए तुलसी की उस कवितावली की उन पंक्तियों को, जहां तुलसी कहते हैं, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीव का विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहें एक एक अंश कहां जाए का। कबीर को याद कीजिए, जो पेट समाता की चिंता करता है, पेट समाते की बात करता है कि जितना चाहिए, जितना जरूरी है उतना ही दो मुझे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। विषमता ग्रस्त समाज में जो विषमताएं हैं उनको दूर करने के लिए किस तरह कबीर संघर्ष करते हैं। विकास की बात करते हैं, तो विकास में सबका विकास होना चाहिए। हमें यह देखने की जरूरत है कि जो अंतिम लाइन में खड़ा है, अंतिम पंक्ति में खड़ा है, वो बेचारा कहाँ है, तब हम विकास को विकास कह सकते हैं। लेकिन आज तो दर्शन नहीं आ रहा है कि हाँ, ये दिल मांगे मोर, और चाहिए और चाहिए। जो समृद्ध है वो और समृद्ध होना चाहता है, और जो हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था में अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। हमारे देश में नारे चलते रहे। एक समय था जब गरीबी हटाओ की बात की जाती थी, और किसान देवता होता था। आज तक वो गरीबी नहीं हटी, और आज भी किसान आत्महत्याएं करने के लिए बाध्य है, आंदोलन करने के लिए बाध्य है। और उसका कैसा विकास हुआ है उसको कहने की जरूरत नहीं। धर्म को लेकर के गांधी चिंता करते। कबीर ने कहा था, ना हिंदू ना मुसलमान, यानी इससे ऊपर उठो। जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं आजादी के बाद, तो गांधी कैसे आहत होते हैं उस पर विचार करने की जरूरत है। कितनी कितनी चीजों पर गांधी बात करते हैं। भाषा को लेकर बात करते हैं, भाषा को लेकर विवाद बढ़ा तो गांधी जी ना हिंदी ना उर्दू, वे हिंदुस्तानी की वकालत करते हैं। क्या है हिंदुस्तानी? हिंदुस्तानी हिंदी ही है, जिसमें उर्दू भी है, जिसमें संस्कृत भी है, जिसमें मराठी भी है, जिसमें तमिल भी है, तेलुगु भी है, तुर्की भी है, पोर्चुगीज भी है, अरबी भी है, फारसी भी है। ऐसी हिंदी की बात, ये हिंदुस्तानी थी
महात्मा गांधी की। आर्थिक क्षेत्र में भी वो पूंजीवाद के समर्थक नहीं थे, वे ट्रस्टीशिप की बात करते हैं। ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें राज्य संपत्ति का मालिक नहीं बल्कि न्यासी या उसका रखवाला उसका मालिक होगा। निजी संपत्ति के बिल्कुल खिलाफ थे गांधी जी। राज्य की संपत्ति पर वे जनता का अधिकार चाहते थे। राम राज्य से लिया, लेकिन विचित्र बात है कि इस देश में राम राज्य एनार्की का पर्याय हो गया। जिस तुलसी ने कल्पना की कि हर्षित भय गए सब शोका, और राम राज्य में कोई त्रिविध ताप नहीं है, राजघाट सब विध सुंदर बर मज्जहि तहां बरंड आचार्य नोर। और वैसे राम जो दीनों और गरीबों के निवास हैं, गरीब निवास है, ऐसे राम के राज्य की आदर्श परिकल्पना करते हैं गांधी, जिसमें विषमता नाम की चीज न हो। और यह आदर्श राज्य मनुष्य के उत्तम और आदर्श चारित्रिक गुणों के आधार पर ही संभव है। इसलिए गांधी हृदय परिवर्तन की बात करते हैं, और वो हृदय और मन को जोड़ते हैं। इसलिए गांधी विश्व मानवता की बात करते हैं। जो विश्व मानवता हमारी संस्कृति की मूल में है, उसकी बेसिक इंसाइट है वो। यह तुम्हारा है, ये मेरा है। कहा जाता है कि ये गणना लघु चेतना वाले करते हैं, क्षुद्र बुद्धि करती है। सारी धरती हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। बुद्ध ने इसको दुनिया में फैलाया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये बुद्ध वचन है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये हमारी मूल संस्कृति है, और इस मूल संस्कृति के माध्यम से ही गांधी समूचे स्वाधीनता आंदोलन का एक तरह से महानायकत्व करते हैं, और इस विश्व मानवता के आधार पर वे अंग्रेजों के दमन के बावजूद आप देखते हैं कि घृणा उनके मन में नहीं आता है। सचमुच गांधी का यह जो दर्शन था, चौंकाने वाला दर्शन था, और पूरी दुनिया को वो एक तरह से रास्ता दिखाते हैं। इस बीच में गांधी बहुतों के संपर्क में आते हैं। कुछ लोग मार्क्स से भी गांधी को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांधी जो सशस्त्र क्रांति और रक्त क्रांति की जो धारणा है उसके बिल्कुल विरुद्ध है। बाकी आप देखेंगे बहुत सी समानताएं खोजेंगे तो मार्क्स के चिंतन की भी बहुत सी चीजें उनके यहाँ मिल जाएंगी।
मैंने बीच में आपसे कहा कि वे एक तरह से पत्रकार का भी काम करते हैं, और यद्यप कोई साहित्यिक लेखन उन्होंने नहीं किया, हिंद स्वराज लिखी, आत्मकथा लिखी, और दक्षिण अफ्रीका में जो उनका सत्याग्रह था उस पर धर्म, संस्कृति, इतिहास, भाषा, शिक्षा, राजनीति, इन तमाम अनुशासनों से वे जुड़े रहे और बड़े ही ज्वलंत सवालों पर उन्हें विचारोत्तेजक लेख लिखे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन और भारत में आकर यंग इंडिया के माध्यम से, जिसका जिक्र मैंने पहले आपसे किया, वे बहुत से सवालों से टकराते हैं और इसके माध्यम से वे अपनी वैचारिकी को तय करते हैं। वे रूस के लेखक टॉल्स्टॉय से भी गहरे प्रभावित थे। आप जानते हैं कि 1910 में टॉल्स्टॉय का निधन हो गया था, और टॉल्स्टॉय का जो उपन्यास है वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति, उससे गांधी गहरे प्रभावित थे। इसी तरह से वे रोमा रोला से काफी प्रभावित थे, जो फ्रांसीसी लेखक था, और रोमारोला ने गांधी जी पर एक उत्कृष्ट कोटि की जीवनी परक पुस्तक लिखी। स्विट्जरलैंड में गांधी जी 1931 के गोलमेज सम्मेलन के बाद रोमारोला के साथ कुछ दिन रहे भी। टैगोर से भी उनके बड़े आत्मीय संबंध थे, हालांकि कुछ मुद्दों को लेकर के उनकी असहमति भी थी, लेकिन जल्दी ही एक दूसरे के वो सहयोगी बन गए और एक तरह से उनका आत्मीय संबंध बना रहा। एक जागरूक पाठक के रूप में गांधी बहुतों से प्रभावित होते हैं और बहुतों को प्रभावित भी करते हैं। खास करके हिंदी साहित्य में अगर देखें तो मैथिली शरण गुप्त, बनारसीदास चतुर्वेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रेमचंद, निराला, पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी और वियोगी हरि इत्यादि अनेक ऐसे लेखक और कवि हुए जो गांधी से गहरे प्रभावित थे, और बहुत सी उनकी जो रचनाएं हैं गांधी के प्रभाव में दिखाई पड़ती। मैं कुछ रचनाओं का जिक्र भी करूंगा, इसके बाद से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैंने जिन साहित्यकारों का आपके समक्ष जिक्र किया उनमें प्रेमचंद से वे बड़े प्रभावित थे, और ऐसा माना जाता है कि 1923 में
गांधी जी का भाषण सुन करके, जो गोरखपुर में भाषण हुआ था गांधी जी का, उसको सुन करके प्रेमचंद ने डिप्टी कलेक्टरी छोड़ दी थी, सॉरी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल की नौकरी छोड़ दी थी। आप याद कीजिए गोदान में भी क्या होता है, और उससे भी आगे स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि में जो रंगभूमि है, रंगभूमि में जो गांधी का प्रभाव है वो आप सूरदास पर सीधे सीधे देख सकते हैं। सूरदास के जो नैतिक विचार है, उसका जो संयम है, शत्रु के प्रति भी जो निर्दोष आत्मीयता उसकी है, उसके भीतर जो प्रबल आशावाद है, ईश्वर में प्रगाढ़ विश्वास, मृत्यु के प्रति निर्भयता, मजाक करने की सहज वृत्ति। आप गांधी पर जो फिल्में बनी हैं, उनको देखिए, उसमें गांधी दिखाई पड़ते हैं कैसे वे सहज मजाक करते हैं और वह कैसी सहज वृत्ति है। इसी तरह से जो सूरदास है, दान के प्रति वितृष्णा करता है, अपनी जमीन को गांव के गोरुओं को चरने के लिए, गोरु समझते हैं ना आप लोग, मवेशी, पशु, पशुओं को चरने के लिए ट्रस्टी मानसिकता रखता है। आज गांव में गोरुओं को चरने की जगह नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं है। कहां गए ये खलिहान, कहां गए? खेत हैं, खलिहान नहीं है, क्योंकि वो सब काम थ्रेशर कर दे रहा है, तो खलिहान की जरूरत ही नहीं। बड़े से बड़े अधिकारी के समक्ष निडर होकर के तन के रहता है वो सूरदास। उसके भीतर साहस है, दृढ़ आत्मविश्वास उसके भीतर। इसलिए ये सारी चीजें उसे गांधी का प्रतिरूप बनाती हैं। मित्रों, प्रेमचंद ने सूर जैसे विलक्षण निर्मित में, सूरदास जैसे जो विलक्षण निर्मित है, मैं समझता हूं कि अपनी प्रतिभा का अद्भुत परिचय दिया है प्रेमचंद ने उसकी निर्मित में। प्रेमाश्रम में देखेंगे आप, कायाकल्प में देखेंगे, कर्मभूमि में देखेंगे, इन सब में गांधीवाद की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है। उसमें प्रेमचंद का कि जो रंग भेद के विरोध में जिस तरह से प्रेमचंद दिखाई पड़ते हैं, राष्ट्रीय प्रेम जिस तरह से उसमें दिखता है, यही नहीं, उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, यही मेरी मातृभूमि। छोटी सी कहानी है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें स्वाधीनता और जो राष्ट्रवाद है उसकी जो उसका जो एसेंस है उसमें दिखाई पड़ता है। सूरदास मशीनीकरण का विरोध करता है। अब हिंद स्वराज से जोड़िए उसको आप, पूंजीवादी संस्कृति का विरोध करता है। यहां तक कि जो प्राचीन काल से चली आने वाली जो सामंतवादी प्रवृत्ति है उसका भी वो विरोध करता है। लेकिन सरकार और जनसेवक के विरोध में
सूरदास की लड़ाई भी अहिंसक ढंग से चलती है। कायाकल्प में मनुष्य ऐश्वर्य और विलास को उसके पीछे पड़कर किस तरह पतन के गर्त में गिरता है, इसकी चर्चा आपको दिखाई पड़ती है। इस बात का निश्चय करना मुश्किल हो जाता है कई बार कि इन उपन्यासों में प्रेमचंद का, उनके विचारों का कितना प्रभाव है और गांधी दर्शन का कितना प्रभाव है। कर्मभूमि में भी गांधी के जो व्यावहारिक कार्यक्रम हैं, कई रूपों में, कई दृष्टियों से उनके प्रचार दिखाई पड़ते हैं। सूद कताई, अब ये सूद कताई देखें गांधी कहां से लेते हैं? कबीर से यहाँ लेते हैं। तन्ना बुन्ना तजा कबीर, राम नाम लिख लिया शरीर। राम भी आते हैं और सूत कातना भी वहां से आता है। ये सूत कातना है, ये स्वावलंबन का प्रतीक है। जब स्वावलंबन होगा तभी स्वाभिमान भी होगा। बिना स्वावलंबन के स्वाभिमान नहीं हो सकता है। तो वहां शुद्ध कताई होती है, बुनाई होती है, हरिजनों उद्धार की बात होती है, शराबबंदी, शराब पर बहुत बात करते हैं गांधी जी। वो कहते हैं कि शराब आत्मा और शरीर दोनों का नाश करती है। और आज पूरी दुनिया में जिस तरह से मादक पदार्थों का इस्तेमाल हो रहा है, उससे दुनिया त्रस्त है। किस तरह के रिपरकेशंस हो रहे हैं उसके, गांधी को समझने की जरूरत है। मुर्दा जानवरों का भक्षण न करना, विभिन्न जातियों में रोटी बेटी का व्यवहार न करना, मंदिर प्रवेश, दुनिया भर की चीजें, ये सब गांधी के चिंतन का प्रभाव है। यही नहीं, जिसे हरिजन की बात करते हैं गांधी जी, गोदान में ब्राह्मण माता दीन द्वारा सिलिया को स्वीकार करना गांधीवाद का ही प्रभाव है। और इस गांधीवाद से बहुत से उपन्यासकार, चाहे वो जैनेन्द्र हों, प्रेमचंद में तो है ही, जैनेन्द्र के परख में, और यहां तक कि त्याग पत्र में भी देखेंगे आप किस प्रकार मृणाल समाज द्वारा दिए गए कष्ट को मौन भाव से सहती। ये हृदय परिवर्तन कराने वाली मानसिकता है, जो कष्ट सह करके भी दूसरों को बदलना चाहता है। गांधी का जो सर्वोदय है, उसको आज के परिप्रेक्ष्य में उसकी पुनर्व्याख्या करने की जरूरत है। देखने की जरूरत है कि हम सर्वोदय की किस सीढ़ी तक पहुंच पाएंगे। मैं जो सबसे उस समय का प्रसिद्ध उपन्यास है मैला आंचल, मित्रों आप जानते हैं आजादी के बाद 1954 में आया, लेकिन उस उपन्यास में कहते हैं रेणु, जब तक गरीबी व जहालत खत्म ना हो
तब तक यह आंचल मैला ही रहेगा। और मित्रों, मैला आंचल केवल पूर्णिया की कहानी नहीं है। यह पूरे देश में जो गरीबी और जहालत है, उस परिप्रेक्ष्य में उसको देखने की जरूरत है। राजनीति में काम गांधी कर रहे थे और साहित्य में हमारे रचनाकार कर रहे थे। भारतेंदु से लेकर के आप पूरे छायावाद तक आ जाइए, रोवहु सब मिली भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। वहां से लेकर के आप आ जाइए छायावाद तक, उसमें किस तरह का राष्ट्रीय बोध, भारत बोध दिखाई पड़ता है, उसको भी देखने की जरूरत है। कामायनी की अनेक व्याख्याएं की गई हैं, लेकिन उसमें भी गांधी का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। इच्छा भिन्न, क्या वो पंक्ति है ध्यान? ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है। हाँ, ज्ञान ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो, ज्ञान दूर क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है। यस, ये सारा जो गड्ढ मड्ढ हुआ है, जो ज्ञान और कर्म का जो विवेक है, उसमें जो गड्ढमड्ढ हुई है, उसको ठीक करने की जरूरत है। विज्ञान अच्छी बात है, तकनीक अच्छी बात है, लेकिन तकनीक और विज्ञान ही हमारे सर पर न नाचे, उससे हमारा सारा संतुलन गड़बड़ हो सकता है। उसको ठीक करने की जरूरत है। इसीलिए मनु कैलाश की यात्रा करते हैं और तब जाकर के वे समरस होते हैं। समरस थे जड़या चेतन सुंदर साकार मना था, चेतनता एक विलसती आखंड अकंद गना था। मनु की सामंतवादी प्रवृत्ति का विरोध सारस्वत प्रदेश की जनता करती है और कामायनी की श्रद्धा सामान्य जन की सेवा करती है। पूरे छायावाद को आप दौर देखते थे। दिनकर आशावाद का संदेश देते, आशा के प्रदीप को जलाए चलो धर्मराज, एक दिन होगी मही मुक्त भयभीत से। उनकी तमाम रचनाएं, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, दिल्ली, रश्मिरथी और मैथिली शरण गुप्त तो कहते हैं, बोलो आके ठीक करेंगे। संदेश यहां मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। निराला की कविताओं में भी दो बड़ी कविताएं हैं, राम की शक्ति पूजा और सोज स्मृति। आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरह निराला अपने समय के समाज से जूझते हैं। इसलिए
आप देखेंगे कि उस समय के जितने रचनाकार हैं वे सब देश की जो समृद्धि है और देश की जो दुर्वस्था है, दोनों तरफ उसका ध्यान आकर्षित करते हैं। जब प्रसाद कहते हैं अरुणेय मधुमेह देश हमारा और हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, तो वे भारतीय जो संस्कृति है उस संस्कृति की तरफ इशारा करते हैं। और महादेवी की भी जो रचनाएं हैं, खास करके महादेवी की जो आरंभिक रचनाएं आप देखेंगे उनमें स्वतंत्रता आंदोलन की बहुत सी अनुगूंज वहां दिखाई पड़ती है, जहां वो कहती हैं देश गीत अनुरागमयी वरदानमयी भारत जननी भारत माता, सूरज की झाई और किरणों की गूंथी लेकर मालाएं, तेरे पग पूजन को आती सागर लहरों की बालाएं, तू तपोमयी तू सिद्धिमयी भारत जननी भारत माता। ये महादेवी के आरंभिक कविताएं। और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों को लामबंद करने के लिए उन्होंने देशभक्ति की जज्बा का जज्बा पैदा करने के लिए आजादी को किस तरह संभाल के रखना है इस तरफ भी इशारा किया, इसलिए उसको ज्योति भूमि जय भारत देश कहा। कवि प्रदीप की बड़ी प्रसिद्ध रचना वो है जागृत फिल्म में है, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये कवि प्रदीप की रचना है। और याद कीजिए कवि प्रदीप की दूसरा गीत जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, ये भी प्रदीप की रचना है। और कहा जाता है कि जब नेहरू जी सुनकर इसको रो पड़े थे। इसी तरह की अनेक कविताएं उत्तर छायावादी काव्य मिलेंगी आपको। और अंग्रेजी साम्राज्यवाद की जड़ें किस तरह से हिला करके रख दी थी झांसी की रानी ने, और उन पर जो कविता लिखी सुभद्रा कुमारी चौहान ने, झांसी की रानी, और दूसरी कविता वीरों का हो कैसा बसंत तथा जलियांवाला बाग। ये इस तरह की जो रचनाएं हैं वे एक तरह से मंत्र की तरह काम करती हैं आजादी के आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान। और माखनलाल चतुर्वेदी की जो कविता है पुष्प की अभिलाषा, जिसमें वे कहते हैं कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ आए वीर अनेक। तो इस तरह की जो रचनाएं हैं ये आजादी की जो अनुगूंज है और जिस तरह से जिस लगाव के साथ हमारे हिंदी के रचनाकारों ने आज़ादी को, अपने स्वाधीनता आंदोलन को अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में स्थान दिया है, मैं समझता हूँ कि वह बहुत ही एक तरह से उज्जवल पक्ष है हमारी संस्कृति का, हमारे साहित्य का। और मुझे लगता है कि ये इन सब चीज़ों के बारे में, चाहे वो और भी रचनाकार श्याराम शरण गुप्त हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, श्याम नारायण पांडे हैं, ऐसे बहुत से
रचनाकार हैं, जिनकी रचनाओं को मैंने यहाँ उद्धृत नहीं किया है, लेकिन उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में जो भारतीय संस्कृति है और जो राष्ट्रवाद का जो प्रखर स्वर है, उसके माध्यम से स्वाधीनता आंदोलन और गांधी का पूरा प्रभाव आपके समक्ष दिखाई पड़ता है। अब मेरे यहाँ इंटरनेट ठीक करने आ गए हैं लोग, तो खैर अभी वो टाइम लगेगा, उसमें वो काम चल रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि संक्षिप्त रूप में ही सही मैंने कोशिश की है कि जो विषय है उसको समेट दूं, और मुझे नहीं मालूम है कि मैं कितना समेट पाया हूं, क्योंकि एक बार जब व्यवधान पैदा होता है तो थोड़ा सा उसको पटरी पर लाने में समय लगता है, और वो सारा समय यूं ही निकल गया। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि जो मैं सोच पाया था उसको आप लोगों के समक्ष परोस सका। आप लोगों ने इतने व्यवधान के बावजूद मेरा व्याख्यान, मेरा वक्तव्य ध्यान से सुना, और आप लोगों ने बहुत धैर्य रखा। मैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। आप वीडियो ऑन कर लेंगे सर तो अच्छा हमारे लिए ये रहेगा कि वक्तव्य के समय न देखें। वीडियो तो ऑन मैंने कर दिया, अभी इंटरनेट ठीक कर रहे हैं लोग। जी सर, जी सर, जी सर, जी कोई बात नहीं। सर आपने बहुत सही कहा कि विषय बहुत व्यापक है और इसके 3 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, और हमने सोचा था कि आप अंतिम वाले कंपोनेंट्स पे अलग से बोलेंगे और उसी पर बोलेंगे, लेकिन ये आपकी अपनी क्षमता है कि आपने तीनों कंपोनेंट को अलग अलग तरीके से और अलग अलग चरण में विस्तार से बताया और उस पर अपने विचार हम लोगों के साथ साझा किए। इसके लिए आपका सर बहुत बहुत आभार। मुझे लगता है कि जो हिंदी का राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन है, आपने सही कहा कि हिंदी का राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से हिंदी साहित्य की बड़ी गहरी संपृक्ति है, और अगर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का जिक्र हो और गांधी जी की बात ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और इन अर्थों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन गांधी और हिंदी साहित्य को आपस में पिरोकर एक सूत्र में बांधकर आपने इतने विस्तार से अपना वक्तव्य रखा, ये हम सबके लिए बात है। आपने गांधी के व्यक्तित्व की तरफ ठीक इशारा किया कि गांधी एक ऐसे शख्सियत थे जो न सिर्फ असहयोग और सत्याग्रह के माध्यम से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की धार को तेज कर रहे थे, बल्कि अपने समय के तमाम राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामुदायिक और अन्य तरह के तमाम सवालों से लगातार जूझते थे, उन पर विचार करते थे, उन पर चिंतन मनन करते थे, और उन अलग तरह के आंदोलनकारियों में से थे जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तमाम संघर्षों से गुजरते हुए सामाजिक सेवा के कार्य को नहीं रुकने देते, सांस्कृतिक रचनात्मक कार्यों को नहीं रुकने देते थे। तो इस मामले में विश्व स्तर पर गांधी अपने आप में एक विरल और विशिष्ट उदाहरण थे कि आप राजनीतिक आंदोलन में भी सक्रिय हैं और सामाजिक सृजनात्मक गतिविधियों को भी उतनी सक्रियता से जिंदा रखे हुए। आपने ठीक ही कहा कि गांधी कहीं ना कहीं भारतीय जो सांस्कृतिक परंपरा है, विशाल सांस्कृतिक परंपरा है, उस परंपरा के भी वाहक हैं, और महर्षि व्यास को याद करते हुए यन्ना भारते तन्ना भारते का संदर्भ देकर, और आपने बताया कि उस सांस्कृतिक परंपरा के संदर्भ में भारतीय ग्रामीण संस्कृति को गांधी पुनर्जीवित करना चाहते थे। और मेरा ख्याल है कि भारतीय ग्रामीण संस्कृति को जिस भारतीय परंपरा के संदर्भ में पुनर्जीवित करने का प्रयास गांधी जी कर रहे थे, उसी बिंदु पर जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ उनकी गहरी असहमति रहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं रविन्द्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू जो आधुनिक सभ्यता है जिसके केंद्र में औद्योगिक संस्कृति और औद्योगिक संस्कृति है, उसकी दिशा में सोचते हुए देश और दुनिया को आगे देखते थे, जबकि गांधी जी उससे विरोध रखते हुए उसकी सभ्यता समीक्षा करते हुए भारत के पुनर्निर्माण की बात करते थे। तो इतने व्यापक संदर्भों में गांधी को देखते हुए, और आपने एक महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा किया, वह यह गांधी से सिर्फ हिंदी साहित्य प्रभाव नहीं कर रहा था, बल्कि बहुत अर्थों में गांधी खुद हिंदी साहित्य से प्रभावित थे, और हिंदी साहित्य की उस परंपरा को आपने याद किया जिसमें रामचरितमानस, कवितावली और कबीर के दोहों की बड़ी गहरी भूमिका है, जिनसे प्रभाव ग्रहण करते हुए गांधी का लगभग राजनीतिक, सांस्कृतिक और एक चिंतनशील व्यक्तित्व का निर्माण होता है। मुझे लगता है कि यही कारण है कि जितने गहरे तौर पर गांधी भारतीय परंपरा और संस्कृति, हिंदी साहित्य और उसके मूल्यों से प्रभावित थे,
उतने ही गहरे तौर पर वर्तमान हिंदी साहित्य के पूरे विराट फलक को प्रभावित करने में सफल हुए। और इन बातों को आगे बढ़ाते हुए आपने बहुत अच्छी तरह से दिखाया कि क्या कविता, क्या उपन्यास, क्या नाटक, क्या कहानी, क्या विचार, क्या आलोचना, तमाम क्षेत्र जो हिंदी से साहित्य की रचनात्मकता के क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों पर गांधी का गहरा असर है। कहीं उनकी तीखी आलोचना होती है और कहीं व्यापक अर्थों में उनका चित्रण और वर्णन देखने को मिलता है। आपने ठीक बात कही कि हिंदी साहित्य में जहां भी आपको भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत का जिक्र दिखता है या फिर राष्ट्रवाद जैसे मूल्यों का वर्णन दिखाई देता है, आप गांधी के बिना उसकी सही सही पहचान नहीं कर सकते हैं। और इस अर्थ में प्रेमचंद के तमाम उपन्यासों का उदाहरण देते हुए आपने हमारे सामने विस्तार से अपनी बात रखी। और एक बात आपने कही कि गांधी जी अंततः उस चीज को केंद्र में लाते हैं, सुनहरे मानुष भाई सवार ऊपर मानुषेर सत्य ताहार ऊपर नहीं। मनुष्य का जो सच है और सभी सच से ऊपर जो मनुष्य है, उसको केंद्र में रख करके ही वर्तमान जीवन, राजनीति, संस्कृति, समाज के बारे में सोचना विचारना चाहिए। और जब तक इस मनुष्य का जीवन सफल और सार्थक करने में हम कोई भूमिका नहीं निभा पाते, तब तक हमारी राजनीति, हमारी सांस्कृतिक विरासत सारे के सारे व्यर्थ साबित होंगे। इस व्यापक फलक पे रखकर आज के विषय को आपने तमाम संदर्भों के साथ विस्तार से हमारे सामने स्पष्ट किया। इसके लिए सर आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। मुझे लगता है कि कार्यक्रम कुछ तकनीकी परेशानियों की वजह से वैसे ही लंबा चल चुका है, तो हमारे मित्रों में से किसी के साथ सामने कोई प्रश्न शायद ही हो। अगर किसी के पास एक या आध प्रश्न हो तो हम उसे शामिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप सबकी सहमति से कार्यक्रम को अंतिम चरण की तरफ मैं ले जाना चाहूंगा। मित्रों, अगर आप में से किसी के पास कोई एक प्रश्न हो तो उसे सर के सामने रखा जा सकता है, सर की आज्ञा से। मुझे नहीं लगता, क्योंकि चैट बॉक्स में प्रश्नों की झड़ी नहीं है। दरअसल जब विचार बहुत स्पष्ट हों और बातें बहुत विस्तार से रखी जा चुकी हों तो आपके पास तमाम तरह की उलझनें खत्म हो जाती हैं विषय से संबंधित, तो इसीलिए प्रश्न की कोई जगह शायद अब नहीं बनती है। मैं सर से आज्ञा लेते हुए, प्रिंसिपल सर अभी जुड़े हुए हैं लेकिन किसी और तरह से व्यस्त हैं, इसलिए उनसे अप्रत्यक्ष रूप से आज्ञा लेते हुए कार्यक्रम को अंतिम चरण की तरफ ले जा रहा हूं। आज के हमारे वक्ता प्रोफेसर अनिल राय सर का मैं आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज IQAC सेल आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजन समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सर अपने व्यस्तम समय में, कल मेरी सर से 9:30 बजे रात में बात हुई और सर विश्वविद्यालय से जस्ट घर पहुंचे थे और सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक उनकी क्या गतिविधि थी वही बताते रहे। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तमाम मीटिंग्स में जाना, कमेटियों में जाना, कार्य का निष्पादन करना और फिर देर रात तक पहुंचना, और इन सब के बीच समय निकालकर आज, जबकि ऑफिशियली छुट्टी का दिन था, उस छुट्टी के दिन में भी सर ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया कि नहीं ठीक है, व्यस्तताएं अपनी तरफ, लेकिन अगर कोई बातचीत करना जरूरी है तो वो अपनी तरफ। और सर ने आज समय निकालकर हम सबके बीच व्याख्यान दिया। सर, व्यस्तम समय में से आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत आभार, हृदय से बहुत बहुत आभार। तकनीक ने हमारे कार्यक्रम का बहुत विरोध किया और बहुत जमकर विरोध किया, लेकिन फिर भी आप उससे संघर्ष करते हुए, ये गांधी जी का मतलब प्रमाण है कि गांधी जी कुछ ठान लेते थे तो तमाम बाधाओं के बावजूद उसे मुकाम तक ले जाते थे। ऐसा हो सकता था कि हम तकनीकी का बहाना बनाकर कार्यक्रम स्थगित कर देते, लेकिन सर ने कहा नहीं, एक चैनल नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा चैनल, प्रयास कर रहा हूं लेकिन कार्यक्रम से जुड़ूंगा और वक्तव्य अपना जरूर रखूंगा। सर, इस संघर्षशील प्रयास और उसके बाद इतना सफल और सार्थक व्याख्यान के लिए आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज हिंदी विभाग आजादी का अमृत महोत्सव आयोजन समिति की तरफ से आपका पुनः धन्यवाद। मित्रों, मैं प्रिंसिपल सर का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। सर की तरह प्रिंसिपल सर की व्यस्तता का भी हम सब गवाह रहते हैं, लेकिन सर ने कहा कि गांधी जयंती है तो गांधी जी पर आज चर्चा होनी चाहिए, गाहे बगाहे जिस तरह से आप आज चर्चा होनी चाहिए, और उसके लिए उन्होंने सर को ढूंढ निकाला कि सर को परेशान किया जा सकता है। आज सबके सब व्यस्त रहते हैं, छुट्टी मनाते हैं, लेकिन सर से बात करो। तो सर, आज के दिन इस अवसर पर आपने बातचीत करने का, कुछ सुनने का, समझने का मौका हम सबको उपलब्ध कराया कॉलेज के माध्यम से। इसके लिए कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा सर का भी हृदय से आभार। दीपांकर जो हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजन समिति के नोडल ऑफिसर हैं,
उनकी सतत सक्रियता और पूर्व सक्रियता, पहले से सक्रियता की वजह से हम तमाम तरह के कार्यक्रम निरंतर आयोजित कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव व्याख्यान श्रृंखला का यह 8वां व्याख्यान था सर का। तो निरंतर हम लोग लगातार व्याख्यान आयोजित कर रहे हैं और ये साल भर चलने वाली श्रृंखला है। तो इसके लिए दीपांकर जी का, जो हमारे नोडल ऑफिसर हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। टेक्निकल टीम जिसमें मुख्य रूप से अमित विश्वकर्मा जी हैं, मानवेंद्र यादव जी हैं, रविंद्र पंत हैं, बलजीत, अनुप्रिया वगैरह हैं, इन सब का बहुत बहुत आभार, जो तमाम तरह के बाधाओं को दूर करते हुए हमें निरंतर ये मंच उपलब्ध कराते हैं और हमारा बिना किसी बाधा के हम अपने कार्यक्रम को सफल कर पाते हैं। इसके लिए टेक्निकल टीम, जो आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय की टेक्निकल टीम है, उनका भी हृदय से आभार। हमारे इस कार्यक्रम में प्रोफेसर आशा पांडे मैम, प्रोफेसर जसवाली चौहान मैम, डॉक्टर रश्मि बहल मैम, डॉक्टर पिंकी डुरेजा मैम, डॉक्टर संजय सिंह बघेल, डॉक्टर रेणुबाला बहुगुणा मैम, डॉक्टर रेणुबाला मैम, डॉक्टर राजेश चंद्र आदर्श, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार नीरज, डॉक्टर प्रेरणा सिन्हा मैम, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, डॉक्टर रितु, डॉक्टर इंजीत झा, डॉक्टर विकास कुमार, डॉक्टर गीता देवी, डॉक्टर सीमा शर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह तथा डॉक्टर रूबी देवी, डॉक्टर विजय नारायण मणि जी तथा अन्य सभी मित्र जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ, इन सभी मित्रों का भी हृदय से बहुत बहुत आभार। आज छुट्टी के दिन समय निकालकर 11:30 से अब तक हमारे साथ बने हुए हैं, हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, तो सभी मित्रों का हृदय से बहुत बहुत आभार। डॉक्टर राजपाल जी को, उनका भी बहुत बहुत आभार। और सर अपनी व्यस्तता से मुक्त होकर हमारे बीच फिर से आ गए हैं, और तो मैं सर से आग्रह करूंगा कि धन्यवाद के शिल्प में चंद शब्द जरूर कहें। अरविंद जी, मैं आपके साथ ही था और आपकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था, लेकिन वीडियो मैंने ऑफ कर रखा था। तो आपने धन्यवाद ज्ञापन औपचारिक रूप से कर दिया है। आदरणीय प्रोफेसर अनिल राय सर ने बहुत ही सुचिंतित और सारगर्भित व्याख्यान दिया है, और मैंने जो बात शुरू की थी, फिर मैं उसी पे लौटता हूँ कि गांधी पर बात करते हुए गांधी होना बड़ा कठिन है, और गांधी को समझना और गांधी होने की प्रयास करना ये बहुत कठिन है। और आज सही में ये प्रतिबद्धता है अनिल राय सर की कि उन्होंने छुट्टी के दिन में व्यस्तता के बावजूद हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, और मुझे वो कभी मना करते नहीं है, मैं तो अधिकार समझता हूँ, तो इसलिए इस अधिकार से कभी भी कह देता हूँ, और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। तो आपने बहुत बढ़िया जिस तरह से स्वाधीनता आंदोलन, हिंदी साहित्य और गांधी को जोड़ करके आज़ादी के परिप्रेक्ष्य में एक व्यापक कैनवास पर के विषय पर चर्चा की इतने कम समय में, ये कठिन काम है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम सब लोग आगे प्रयास करें कि गांधी पर लगातार बातचीत होती रहे, गांधी को समझने और समझाने का प्रयास किया जाना चाहिए। सर, आप आए, आपने समय दिया, मैं अपने कॉलेज की तरफ से, अपने स्टाफ की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से, सबकी तरफ से, और मैं अपनी तरफ से भी आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार प्रिंसिपल सर। हम जानते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम के समानांतर भी कार्यक्रमों में व्यस्त थे, इसलिए मैंने सर से कहा था कि सर हैं, लेकिन होते हुए भी व्यस्तता दूसरी तरह की भी है। और सर के घर में नेट ठीक करने के लिए, इंटरनेट ठीक करने के लिए कर्मचारी लोग आ गए हैं, तो सर उधर व्यस्त हो गए हैं, तो इसीलिए इस दोनों व्यस्तता के बीच कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है। और मैं अंत में अपने छात्रों का, जिनके लगातार उपस्थिति की वजह से और जिनके बीच वर्तमान समय में जो नए वैचारिक सूत्र पैदा होते हैं और समसामयिक विषयों से संदर्भित नई बातें होती हैं, उनसे जोड़ने के लिए जिन छात्रों को हम लगातार उत्साहित करते हैं, वे सभी छात्र हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद थे, विद्यार्थी हमारे कार्यक्रम में मौजूद थे। उन सबका हृदय से बहुत बहुत आभार। अंत में मैं बच्चन की चंद पंक्तियां पढ़ते हुए, जो गांधी जी के बारे में लिखी है उन्होंने एक लंबी कविता में, उन चंद पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम का अंत करना चाहूंगा। वह जग गया क्या, जग उठी इस जाति की सोई हुई तकदीर। वह जग गया क्या, जग उठी इस जाति की सोई हुई तकदीर। वह जग गया क्या, दास्ता की जल गई बंधन बनी जंजीर। वह जग गया क्या, जग उठी आजाद होने की लगन मजबूत। वह जग गया क्या, हो गई बेकार कारागार की प्राचीर। वह जग गया क्या, विश्व ने देखा हमें आश्चर्य से दृढ़ खोल। वह जग गया क्या, मंडितों ने क्रांति की देखी ध्वजा अम्लान। और चंद पंक्ति अंत की,
ऐसा भी कोई जीवन का मैदान कहीं, जिसने पाया कुछ बापू से वरदान नहीं। मानव के हित जो कुछ भी रखता था माने, बापू ने सबको गिन गिन कर अवगाह किया। इतने व्यापक विराट व्यक्तित्व के संदर्भ में आज के दिन हम लोगों ने महात्मा गांधी बापू को याद किया और उन पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन हिंदी साहित्य के संदर्भ में प्रोफेसर अनिल राय सर का इतना सारगर्भित व्याख्यान हम लोगों ने सुना। इस सब के लिए प्रोफेसर अनिल राय, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज IQAC और आजादी का अमृत महोत्सव आयोजन समिति तथा प्राचार्य महोदय और नोडल ऑफिसर दीपांकर जी का पुनः हृदय से धन्यवाद, आभार।